अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 के जो नेम है वो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है इस चैप्टर के अंदर हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर थोड़ा सा वाइडली इसको देखें तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द structural properties, mechanical properties, electrical properties and magnetic properties of solid के बारे में स्टडी करेंगे। फिज़िक्स की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स विच डील्स विद स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करती है। डैट ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। जब हम लोग अपनी रोज़मर्रा लाइफ के अंदर डिफरेंट मटेरियल को देखते हैं तो उन मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसा कि स्टील जो है वो आयरन के मुकाबले में या लेड के मुकाबले में हार्ड होता है। इसी तरह कॉपर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मीन टू द फ्लो ऑफ करंट की जो एबिलिटी है, वो आयरन और स्टील के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसी तरह आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिज़म प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एज़ कंपेयर टू स्टील और कॉपर के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं। तो ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, ये उनकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इस चीज़ का ख्याल किया जाता है कि किस पर्पस के लिए किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा हम सॉलिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम उनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो सॉलिड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस का पता होना ज़रूरी है। सॉलिड के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स या मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से उनकी मोशन जो है वो फ्रीली नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और उनकी वाइब्रेशन टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वाइब्रेशन भी बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल क्लोजली पैक नहीं होते। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ द लिक्विड जो है वो सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस वजह से इनकी मोशन जो होती है सॉलिड के एटम्स के मुकाबले में थोड़ी सी फ्रीली होती है। जबकि गैस एटम या गैस मॉलिक्यूल के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एटम्स। तो इनका ये लार्ज डिस्टेंस की वजह से एटम्स ऑफ गैस जो होते हैं वो रैंडम मोशन शो करवाते हैं, मतलब बेतरतीब मोशन शो करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर सॉलिड के एटम्स जस्ट वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के एटम सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करवाते हैं, लेकिन गैस के मुकाबले में कम डिस्प्लेसमेंट शो करवाते हैं। ये जनरल सा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बेसिकली हमने यहाँ पे चैप्टर के अंदर जस्ट सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो अब सॉलिड की जब स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉलिड को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। 3 कैटेगरीज में हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं
इनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। मीन तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर पड़े होते हैं, और वो ऑर्डर्ड या रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द मटेरियल होती है। मतलब तमाम मटेरियल के अंदर एटम की जो अरेंजमेंट होगी वो उसमें आपको सिमिट्री नज़र आएगी, सिमिलैरिटी नज़र आएगी। डिफरेंट मटेरियल होते हैं जिन जो क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। मेटल्स के केस के अंदर आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह हैं। आयनिक सबस्टांस के अंदर सोडियम क्लोराइड है जिसको हम नमक भी बोलते हैं। सिरेमिक मटेरियल्स के अंदर ये क्वार्ट्ज वगैरह और ज़िरकोनिया, ये मटेरियल जो हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मीनियम की जो नेचर होती है वो क्रिस्टलाइन होती है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितने भी सॉलिड्स होंगे वो बेसिकली क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। ये केमिस्ट्री के अंदर बड़ी डिटेल में आपने पढ़ा। क्यूबिक है, देन इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। क्यूबिक सिस्टम होता है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, टेट्रागोनल सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, ट्राइगोनल, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सिस्टम। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। ये केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहे वो कोई भी हो, वो इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में से किसी एक सिस्टम के अंदर लाई करेगा। तो इनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। जब हम इनको हीट करना शुरू करते हैं तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके ये मटेरियल मेल्ट होते हैं। तो मीन हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक होता है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट को देखा कैसे जाता है? इनकी अरेंजमेंट को एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से किसी भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी किया जाता है। तो सो वी कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी स्टडीड बाय एक्स रेज डाइफ्रैक्शन टेक्निक्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप हीट करते हैं तो जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स हीट को गेन करेंगे, हीट को गेन करने के दौरान उनकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। बेसिकली एटम्स के दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं या कोहेसिव फोर्सेस होती हैं जो कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती हैं। फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये चेंज आता है कि वो मटेरियल जो होता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं, हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा। मीन उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके वो मटेरियल जो होगा वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर तब्दील होगा। सेकंड टाइप है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनकी जिनकी अंदर एटम्स की कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती। मीन एटम्स जो या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसी ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर नहीं बल्कि डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर जुड़े होते हैं। तो इनकी एग्जांपल ग्लास और सल्फर वगैरह हैं। इस वजह से इनको ग्लासी सॉलिड का नाम भी दिया जाता है या इनको लिक्विड इन फ्रोज़न भी बोला जाता है। लिक्विड के अंदर बेसिकली एटम्स जो होते हैं वो क्योंकि किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में नहीं होते, तो अगर लिक्विड को अगर सपोज किया जाए कि वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो और इस तरीके से सॉलिड फॉर्म के अंदर है कि एटम अपने आप को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाए, तो वो जो डिसऑर्डर सा स्ट्रक्चर होगा लिक्विड का सॉलिड फॉर्म के अंदर, उस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल बताया जैसे कि ऑर्डिनरी ग्लास है। तो इसके ग्लास
कि मालिक्यूल्स वगैरह के अंदर कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता। तो जब आप ग्लास को हीट करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल सॉफ्टन होना शुरू हो जाता है, और सॉफ्ट होते होते वो पेस्ट लाइक शेप बनाता है। और ये लिक्विड पहले ग्लास जो है वो सॉलिड अमार्फस सॉलिड से पेस्ट लाइक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और फिर वो एक तकरीबन 800 सेंटीग्रेड के करीब जाके वो लिक्विड फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो ये जो अमार्फस सॉलिड होते हैं इनका कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, जस्ट लाइक द क्रिस्टलाइन सॉलिड का जिस तरह एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि उस ख़ास मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाके ही वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो मेल्ट होंगे। ये जो अमार्फस सॉलिड है इनका कोई भी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो सकते हैं। थर्ड टाइप है जी पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड जो हैं ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान में लाई करता है। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के दरमियान में होती हैं, मतलब ना ये प्रॉपरली ऑर्डर्ड होते हैं और ना ही प्रॉपरली डिसऑर्डर्ड होते हैं। तो प्रॉपरली ऑर्डर और डिसऑर्डर ना होने की वजह से इनको पार्शली क्रिस्टलाइन सॉलिड या पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोला जाता है। पार्शली मतलब थोड़े बहुत ये क्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम होती हैं, इस वजह से इनको पार्शली क्रिस्टलाइन सॉलिड या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम भी दिया जाता है। तो एग्जांपल में प्लास्टिक आ जाएंगे, रबड़ आ जाएंगे। ये पॉलीमेरिक सॉलिड जो मटेरियल होते हैं वो लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस या फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं जिसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो अ, छोटे पार्ट्स होते हैं इन सॉलिड के उनको पॉलीमर बोला जाता है। तो पॉलीमर जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पॉलीमर्स आपस में मिलकर एक लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं इसको पॉलीमराइजेशन बोला जाता है। तो पॉलीमराइजेशन के अंदर बेसिकली ये पॉलीमर जो होते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं कार्बन के विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ मेटालिक एलिमेंट्स और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के। ये जो मटेरियल्स होते हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड होती है? जब हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ डिवाइड करवाते हैं तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। तो इन मटेरियल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कम होती है, इस वजह से ये मटेरियल जो है वो पानी के ऊपर फ्लो करते हैं। तो इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो वेरी लो होती है, जबकि इनकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो इनकी हाई होती है। मीन इनका जो वेट है वो बहुत कम होता है, जबकि उनकी मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रेंथ टू वेट रेशो तो उसका जो आंसर आएगा वो हाई आएगा। सो वी कैन से डैट पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैव हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। ये फिर मतलब जित डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, नायलॉन, polystyrene, polythene, these are all the examples of polymeric materials। तो जो ये इंट्रोडक्शन है छोटा सा, आपके शॉर्ट सिलेबस में तो ये शामिल नहीं है, लेकिन टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए इन चीज़ों का आइडिया होना आप लोगों को ज़रूरी है। इस वजह से इसको एक दफ़ा रीड करें ताकि आगे चैप्टर समझने में आप लोगों को आसानी हो। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।